सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं प्रीति जैन आज अपनी सहयोगी मित्रों के साथ मध्यलोक का विवरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मध्यलोक क्या है? मध्यलोक लोक के मध्य में स्थित है। अब प्रश्न उठता है, लोक क्या है? तो द्रव्य जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक द्रव्य होता है आकाश द्रव्य, जिसके 2 भेद होते हैं, लोकाकाश, अलोकाकाश। जो जिस जगह पर ये 6 द्रव्य पाए जाएं वह लोकाकाश कहलाता है। इसका आकार कमर पर हाथ रखे पैरों को फैलाकर खड़े व्यक्ति के समान है और इसके 3 भाग होते हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। आज हम जिसका विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं वह है मध्यलोक। मध्यलोक लोक के मध्य में स्थित, जिसकी चौड़ाई 1 राजू, लंबाई 7 राजू और ऊंचाई 1,40,000 योजन है। इसमें प्रत्येक द्वीप के पश्चात समुद्र है, जो क्रमशः दूने दूने विस्तार के हैं और इसकी पृथ्वी 1000 योजन मोटी है। इसमें चित्र विचित्र धातु, पाषाण, मणियां इनसे युक्त होने के वजह से चित्रा पृथ्वी भी कहलाती है। इसमें जम्मू द्वीप, लवण समुद्र, धात्कीकर्ण द्वीप, कालोज समुद्र, पुष्कर द्वीप का मनुष्योत्तर पर्वत तक का आधा भाग 2.5 द्वीप क्षेत्र है, जिसका विस्तार 45 लाख योजन है। 2.5 द्वीप के आगे मनुष्यों का निवास नहीं, अतः यह 2.5 द्वीप तक का क्षेत्र मनुष्य लोक कहलाता है। अब इसमें आगे चलते हैं। आगे का विवरण जम्मू द्वीप का है, जिसे मेरी सहयोगी मित्र अलका जैन प्रस्तुत करेंगी। धन्यवाद। सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं अलका जैन। चलिए आज हम जम्बू द्वीप के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मध्यलोक के बीचों बीच थाली के आकार का एक गोल जम्बू द्वीप है, जिसका व्यास 1 लाख योजन 40 करोड़ मील है। इसके विधेय क्षेत्र में जम्बू का वृक्ष होने के कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। इस द्वीप में 6 कुलाचल पर्वत हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। और यह 7 क्षेत्रों में विभक्त हो गया है: भरत, हेमवत, हरि, विधेय, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। भरत क्षेत्र से विधेय क्षेत्र तक इन पर्वतों व क्षेत्रों का विस्तार क्रम से दूना दूना होता गया और विधेय क्षेत्र के बाद ऐरावत क्षेत्र का यह विस्तार क्रमशः आधा आधा होता गया है। भरत क्षेत्र व ऐरावत क्षेत्र के आरेखंडों में षटकाल परिवर्तन होता है। इन 6 कुलाचल पर्वतों के ऊपर पद्म, महापद्म, तिगिंज, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक नामक 6 तालाब हैं। इन तालाबों के बीच में बड़े बड़े कमल बने हुए हैं। ये कमल वनस्पति कायिक नहीं होकर पृथ्वी काय हैं। इनमें श्री, ह्रीं, धृति, कृति, बुद्धि और लक्ष्मी देवियां अपने परिवार देवों के साथ रहती हैं। उपरोक्त पद्म आदि द्रोहों से निकलकर भरत आदि सभी 7 क्षेत्रों में 2-2 महानदियां बहती हुई लवण समुद्र में प्रवेश करती हैं। इन महानदियों के नाम क्रमशः गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरितकांता, सीता, सितोदा, नारी, नरकांता, सुवर्ण, कुला, रुप्य कुला और रक्ता, रक्तोदा हैं। इनमें प्रथम नदियां पूर्व नदी समुद्र को जाती हैं और द्वितीय नदियां पश्चिम दिशा को जाती हैं। बहुत ही सुंदर अलका जी ने जम्मू द्वीप के विषय में अत्यंत सुंदर विवरण प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद मेरी अगली सहयोगी मित्र, जिनका नाम श्रीमती सोनिया जैन जी है, वह क्षेत्रों के विषय में आप सबसे अपना विचार प्रस्तुत करना चाहती हैं।
सबको सादर जय जिनेंद्र। मैं आपको क्षेत्रों के बारे में बता रही हूँ। 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, जिसमें आर्यखंड, ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र। सबसे पहले मैं आपको विदेह क्षेत्र के बारे में बता रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। विदेह विगत देव अर्थात देह रहित सिद्ध भगवान विदेह कहलाते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में तो एक काल में ही विदेह होते हैं, जबकि इस क्षेत्र में सदा विदेही जन हरंत भगवान ही रहते हैं। विदेह क्षेत्र में कोई रोग, महामारी आदि नहीं होती। केवल ज्ञानी, तीर्थंकर आदि शलाका पुरुष और रिद्धिधारी साधुओं का समागम यहाँ पर सदा बना रहता है। जम्बू द्वीप के बीच का क्षेत्र विदेह क्षेत्र है। इसका विस्तार 3,36,84,04/19 योजन है। इसके बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। तो चलिए आइए हम आपको अब सुमेरु पर्वत की सैर कराते हैं, जहाँ पर तीर्थंकर भगवान का इंद्रों के द्वारा जन्माभिषेक किया जाता है, जिसकी याद को ताजा करके हमारा मन आनंद से भर जाता है। फिर यहाँ पर 5 विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर सदा विद्यमान रहते हैं, जिसका अर्घ हम पूजा में भी समर्पित करते हैं। यही विद्यमान 20 तीर्थंकर कहलाते हैं। अब आपको मैं ऐरावत क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। ऐरावत क्षेत्र जम्बू द्वीप के उत्तर की ओर ऐरावत क्षेत्र स्थित है। इसमें भी भरत क्षेत्र की भांति आर्यखंड व 5 मलेच्छ खंड है। घातकीय खंड द्वीप में 2, पुष्कर द्वीप में 2, पुष्कर द्वीप में भी 2 ऐरावत क्षेत्र है। प्रत्येक क्षेत्र में 6 खंड है। इसमें 5 मलेच्छ खंड है। इसके मध्य में 1 आर्यखंड है। अब मैं आपको आर्यखंड के बारे में बता रही हूँ। आर्यखंड में भी सदा धर्म तीर्थ की प्रगति होती है। इसमें ही जीव मोक्ष प्राप्ति का उपाय कर सकते हैं। सभी शलाका पुरुष तीर्थंकर आर्यखंड में ही जन्म लेते हैं। मलेच्छ खंडों में धर्म से शून्य मानव रहते हैं। आर्यखंड के मध्य 12 गुना 9 योजन प्रमाण अयोध्या नगरी है। अढ़ाई द्वीप में 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्र, 5 विदेह क्षेत्र, 160 कुल 170 आर्यखंड है। आर्यखंड में कर्म भूमियां जो कि शाश्वत है, सदा चतुर्थ काल है। बहुत ही सुंदर सोनिया जी, आपने बहुत सुंदर बताया। अब इस प्रकार हम सब ने जाना आर्यखंड कैसा है, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र कैसे हैं। आर्यखंड में तो आज सारा विश्व ही स्थित है। अब आगे के विषय भूमियाँ आती हैं। लोक में जीवों के निवास स्थान को भूमि कहते हैं। नरक में 7 भूमियाँ प्रसिद्ध हैं। 8वीं भूमि भी मानी गई है। 7 नरकों में नीचे निगोदों की निवास कलकल नाम की भी 8वीं पृथ्वी है और अष्टम भूमि ईशत प्रागभार नाम की है, जो सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक के अंत में है। अब इसी में हम भोग भूमि के विषय में स्वाति जैन जी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहेंगी। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं स्वाति जैन आप लोगों को आज भोग भूमि में कैसे लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, किस प्रकार 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं, कैसे कोई काम नहीं होते हैं, षटखंड में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं और वहाँ मनुष्य भोगों में लिप्त रहते हैं, संयम का अभाव होता है और भोग भूमि कहाँ कहाँ पर है और कितनी है, यह बताने जा रही हूँ। भोग भूमि 3 प्रकार की हैं: उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। उत्तम भोग भूमि विदेह क्षेत्र में उत्तर कुरु और देवकुरु नामक 2 उत्तम भोग भूमियाँ हैं। यहाँ जीवों की अवगाहना 3 कोस की होती है और 3 दिन में एक बार हरण के बराबर मनुष्य आहार लेते हैं। यहाँ मनुष्यों की आयु 3 पल्ले होती है और सुषमा नामक प्रथम काल रहता है। मध्यम भोग भूमि, यह हरि और रम्य क्षेत्रों में 2 मध्यम भोग भूमियाँ हैं। जीवों की अवगाहना 2 कोस होती है और 2 दिन में एक बार बहेरा के बराबर आहार लेते हैं और मनुष्यों की आयु 2 पल्ले होती है। जघन्य भोग भूमि, ये हिमवत और हिरण्यवत क्षेत्रों में 2 जघन्य भोग भूमियाँ हैं।
जीवों की अवगाहना एक कोष की होती है। आंवला के बराबर दिन में एक बार आहार लेते हैं। मनुष्यों की आयु एक पल्ले होती है। इस प्रकार जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमियां हैं और 5 क्षेत्र संबंधी 30 भोग भूमियां हैं। अब मैं आपको कुभोग भूमि के बारे में बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार कुभोग भूमि लवण समुद्र और कालोद्र समुद्र के दोनों किनारों पर 24-24 अंदर द्वीप में कुभोग भूमि की रचना है। और यहाँ पर लवण समुद्र जम्बू द्वीप को घेरे हुए है और कालोद्र समुद्र घातकीय खंड को घेरे हुए है। और इसके अंदर भी अंतर द्वीप है, उसमें कुभोग भूमियां होती हैं। और यहाँ पर जो भी जीव जिंगलिंग को धारण करके मायाचारी करते हैं, मंत्र आदि से आजीविका चलाते हैं, धन के इच्छुक होते हैं, उनमें सम्यक दर्शन को दोष लगाते हैं, कुपात्रों को पात्र मानकर दान देते हैं, दिगंबर साधुओं की निंदा करते हैं, वे मनुष्य कुभोग भूमियों में जन्म लेते हैं और यहाँ उत्पन्न होने वाले मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। धन्यवाद। स्वाति ने भोग भूमियाँ और उसकी तीनों भूमियों के विषय में बहुत सुंदर बताया। थोड़ा सा कुभोग भूमि के विषय में भी बताया। अब आगे इसी को बढ़ाते हुए भूमियों में कर्म भूमियों के विषय में मेरी सहयोगी श्रीमती मोनिका जैन जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। सभी को जय जिनेंद्र। कर्म भूमि के निवासी षटकर्म 80-80 कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये कर्म भूमि कहलाते हैं। स्त्री पुरुष युगलिया नहीं होते, अगर होते हैं तो भाई बहन के रूप में रहते हैं। ये दान पुण्य करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थंकर आदि सभी 63 श्लाका पुरुष कर्म भूमि में उत्पन्न होते हैं। भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्रों में प्रत्येक में एक एक कर्म भूमि है। इस प्रकार जम्बू द्वीप में 3 और अढ़ाई द्वीप में 15 कर्म भूमियां हैं। विदेह क्षेत्र में 32 विदेह देश हैं, प्रत्येक में एक एक कर्म भूमि है। इस प्रकार विदेह क्षेत्र में 32 कर्म भूमियां हैं। भरत, ऐरावत क्षेत्रों में एक एक कर्म भूमि है। इस प्रकार अद्यांतर क्षेत्र करने से जम्बू द्वीप में कुल 34 कर्म भूमियां हैं और अढ़ाई द्वीप में 170 कर्म भूमियां हो जाती हैं। यहाँ के मनुष्यों की उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष होती है। ये 170 कर्म भूमियां संबंधित आर्यखंड में ही होती हैं। प्रत्येक आर्यखंड के साथ साथ 5 म्लेच्छ खंड होते हैं, जिसमें म्लेच्छ मनुष्य रहते हैं। ये कर्म से शून्य होते हैं। मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है? कर्म भूमि में स्थित आर्यखंडों से जीव मोक्ष भी जा सकते हैं और अन्य स्थानों से नहीं जा सकते। जैसे भरत और ऐरावत क्षेत्रों से में चतुर्थ काल में ही मोक्ष जा सकते हैं। भगवान आदिनाथ तृतीय काल में जन्मे और तृतीय काल में मोक्ष गए और इस कारण वर्तमान में चल रहा हुंडा अवसर्पणी काल दोष है। चतुर्थ काल और में जन्मा मनुष्य पंचम काल में भी मोक्ष जा सकता है, जैसे गौतम गणधर, जम्बू स्वामी आदि। लेकिन पंचम काल में जन्मा मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। विदेह क्षेत्र में स्थित 160 आर्यखंडों से सतत मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भोग भूमियों से ढाई द्वीप में स्थित 126 भोग भूमियां हैं से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। म्लेच्छ खंडों से 170 कर्म भूमियों के 850 म्लेच्छ खंडों से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कुभोग भूमि लवण समुद्र और कालादुति समुद्र के दोनों किनारों पर स्थित 24 अंतर द्वीपों में कुभोग भूमियों की रचना है। इनमें रहने वाले मनुष्य कुमानुष कहलाते हैं। इनकी आकृतियां विकृत होती हैं और यहाँ जन्म आदि की प्रवृत्तियां जघन्य भूमि के समान होती हैं। यहाँ युगल ही जन्म लेते हैं और युगल ही मरते हैं। यहाँ उत्पन्न होने वाले जीवों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। सम्यक दृष्टि जैन स्वधर्म ईशान स्वर्गों में और मिथ्या दृष्टि जीव भवनत्रय व्यंतर भौतिक और भवनवासी में जन्म लेते हैं। हमने भोग भूमियों, कर्म भूमियों के और कुभोग भूमियों के विषय में जाना। मोक्ष प्राप्ति का भी मोनिका जी ने बहुत ही सुंदर विवरण करा। अब अंत में मध्य लोक में जो पंचमेरु हैं उनके विषय में हम बताने जा रहे हैं। इसे बताएंगी मेरी सहयोगी मित्र श्रीमती रितु जैन जी। जय हिंद। मैं रितु जैन आज आप सबको पंचमेरु पर्वत के बारे में बताने जा रही हूँ। पंचमेरु पर्वत पर कितने द्वीप हैं, इनके वर्णन इस प्रकार है।
जम्बूद्वीप में एक, धात्की खंड द्वीप में 2 और पुष्करार द्वीप में 2 मेरू पर्वत हैं। इस प्रकार अढ़ाई द्वीप में कुल 5 मेरू पर्वत हैं। अब इन पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सुदर्शन मेरू, दूसरा धात्की खंड द्वीप के पूर्व में विजय मेरू, तीसरा पश्चिम में अचल मेरू और चौथा पुष्करार द्वीप के पूर्व में मंदर मेरू व पांचवा पश्चिम में विंध्याचल मेरू है। जम्बूद्वीप के बीचों बीच सुदर्शन मेरू पर्वत स्थित है जो 1,40,000 योजन ऊंचा है। अब इस जम्बूद्वीप पे कितने वन हैं, कितने कृत्रिम चैताल्य हैं, इसका वर्णन इस प्रकार है। इस पर 4 वन हैं। पहला वन भद्रसाल वन जो भूतल पर है, दूसरा वन नंदन वन है, तीसरा वन सोमनस वन है, चौथा वन पांडुक वन है। इन चारों वनों के चारों ओर एक एक अकृत्रिम चैताल्य है, अर्थात इस मेरू पर 16 अकृत्रिम चैताल्य हैं। सुदर्शन मेरू की भांति इन चारों मेरुओं पर भी 4 वन हैं। प्रत्येक वन के चारों ओर एक एक अकृत्रिम चैताल्य है। इस प्रकार 5 मेरू पर्वतों पर 20 वन और 80 अकृत्रिम चैताल्य हैं। इन पर्वतों पर साधारण मनुष्य नहीं जा सकते, केवल रिद्धिधारी मुनि और विद्याधर ही वहां जा सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इस प्रकार हमने जाना कैसे हैं हमारे पंचमेरु, कितने वन हैं, कितने चैताल्य हैं, किस प्रकार के वहाँ पर कैसे वो मेरू हैं, कैसे उनका विस्तार है। यह सब हमें ऋतु जैन जी ने बहुत ही सुंदर बताया। अब आते हैं मध्यलोक के 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप पर, जिसकी प्रत्येक दिशा में 163 करोड़ 84 लाख योजन है। इसकी एक दिशा में एक अंजनगिरी पर्वत और चारों में 4 वापियां हैं। इस प्रकार यह देवतागण अपनी इच्छा अनुसार इस द्वीप में दर्शन के लिए जाया करते हैं। फिर भी अष्टांगिका पर्व, जैसा कि हमें प्रज्ञा जी ने बताया, आजकल चल रहा है, अर्थात कार्तिक, फागुन, आषाढ़ के महीनों के अंतिम 8 दिनों में सौधर्म आदि इंद्र व देवगण वहाँ भक्ति भाव से 8 दिन तक अखंड रूप से पूजा करते हैं। क्योंकि हमने पहले बताया अढ़ाई द्वीप के आगे मनुष्य लोक नहीं है, वहाँ मनुष्य नहीं जाते। अच्छा, अपने मंदिरों में ही नंदीश्वर द्वीप की रचना कर पूजा करते हैं। यहाँ दिन रात का भेद नहीं होता है। इस प्रकार हमने जाना हमारा मध्यलोक कैसा है। आपको कैसा लगा? आपको मेरे विषय में समझ में आया और अच्छा लगा होगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।